ओके जी, तो आज मेरे पास में फाइनली ओला का S1 प्रो। और इस वीडियो में अपन इसकी फीचर्स की बात करने वाले हैं, वॉकअराउंड की बात करने वाले हैं और चलाने भी वाले हैं। और कल भी मैंने चलाया था, तो इतने सारे मेरे पास एक्सपीरियंस हो गए हैं, तो इसको मैं सॉर्ट ऑफ रिव्यू वीडियो ही बोलूँगा। क्योंकि इसके जो ओनर है तेजस्वी जी, उन्होंने भी मुझको काफ़ी सारे इनपुट दिए हैं कि क्या सारी अच्छी चीज़ें हैं, क्या सारी बुरी चीज़ें हैं, रेंज के बारे में क्या सारे उनका ओपिनियन है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो स्पेशल थैंक्स टू तेजस्वी जी, जिन्होंने मुझको ये अपना स्कूटर, नया है 1 महीना ही इसको हुआ है, और मुझको चलाने के लिए दिया। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना वॉक अराउंड और क्या सारी फीचर्स है, उसके बाद इसको हम चलाने वाले हैं। चलिए। ओके, तो सबसे पहले इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। तो अपने जो ओनर है तेजस्वी, उन्होंने इसकी प्राइस है वो जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर 1.49 लाख है वो पे की है। मतलब लगभग 1.5 लाख रुपए का ये पूरा स्कूटर आपको ये आ जाता है, और सब्सिडी वगैरह आपको अलग से मिलेगी। बाकी पूरा पूरा आपको पैसा एक बार के लिए S1 प्रो के लिए इतना आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और ये कलर उन्होंने चूज़ किया है क्योंकि वो बोल रहे थे कि जो डार्क कलर होंगे वो गर्मियों में राजस्थान में ज़्यादा गर्म होंगे, तो लाइटेस्ट कलर जो उनको अच्छा लग रहा था वो ही उन्होंने ये लिया है। बाकी वो वाइट भी ले रहे थे, बट वाइट वगैरह वो ज़्यादा गंदे होते रहते, तो ये उनका बीच का थोड़ा सा चॉइस हो गई है कि ये थोड़ा कलर भी सुंदर लग रहा है, तो उन्होंने ये ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ बात करते हैं ना, तो ये आपको DRL यहाँ पे दिखता है, बीच में आपको हाई बीम लो भी मिलती है, दोनों ही आपको इसके अंदर ये प्रोजेक्टर के अंदर दिखती है। ऊपर ये आपको बॉडी कलर दिखता है, नीचे की तरफ आपको ये वाला जो पैटर्न देख पा रहे हो ना, ये ब्लैकड आउट आपको यहाँ पे दिखता है। और वो बता रहे थे कि कई बार इसके अंदर से ना आवाज़ भी आती है, मतलब ये जो 2 पैनल है ना, इसके बीच में थोड़ा थोड़ा सा ना आवाज़ आती रहती है, आवाज़ आती रहती है चलते टाइम पे। तो वो एक इशू यहाँ पे उन्होंने बताया है। फिर आप नीचे देखोगे तो आपको ये सिंगल पीस के अंदर पूरा एप्रिन यहाँ पे दिख जाता है, और ओला का यहाँ पे ये स्टिकर दिखता है। और आई बिलीव यहाँ पे थोड़ा सा ना क्रोम वाला, थोड़ा 3D एलिमेंट वाला जो लोगो दे देता ना, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता। बट ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसा सिंपल सा ओला यहाँ पे लिखा रहता है। बाकी नीचे आपको नंबर प्लेट आएगी और ये सारा मामला मिलता है। इंडिकेटर है, ये देखिए कितने अच्छी तरीके से इसके सामने फेंडर की तरफ एप्रिन के अंदर इंटीग्रेट किए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर ये लगते हैं। फिर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो आपको ये सिंगल वाला सस्पेंशन दिख जाता है। इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन है लोगों की कि ये बहुत बार टूट जाता है और इनका ये जल्दी से बॉटम्स आउट हो जाता है, क्योंकि इसका ट्रेवल देखिए कितना छोटा सा। तो छोटा ट्रेवल इसलिए खड्डों उड्डों में ज़्यादा जल्दी से बॉटम्स आउट हो जाता है, और थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ता है। ठीक है, हमारे यहाँ जयपुर में तो इतने ज़्यादा खड्डे नहीं है, बट आपके गाँव में, शहर में अगर ज़्यादा बेड रोड्स है, तो आपको थोड़ा इत्मीनान से है इसको चलाना पड़ेगा। और बस ये आपको चलाते कैसे उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अगर डबल सस्पेंशन होते टेलीस्कोपिक वाले, तो वो ज़्यादा अच्छी बात होती, बट उन्होंने अब ये देखिए क्या कैसा कुछ मामला दिया है। बाकी ये थोड़ा सा प्रोटेक्शन यहाँ दिख जाता है, पूरा मेटल का है। नीचे आपको 220 mm की डिस्क वो दिख जाती है, जिसके कारण ब्रेकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और ये आपको 110 सेक्शन का टायर दिया है। अच्छी बात यह है कि ओला ने स्टार्टिंग से ही इसके अंदर 110 सेक्शन का टायर दे रहे थे। 110-70 की आपको प्रोफाइल दिख जाती है, और काफ़ी ज़्यादा ये सेक्शन है वाइड लगता है। एथर के अंदर आपको 90 के दिखते थे, और पीछे बाद में उन्होंने जनरेशन 3 के अंदर पीछे वाला टायर 100 सेक्शन का दिया था। बट ओला ने दोनों टायर है वो सेम दिए हैं, और काफ़ी अच्छी बात मेरे को ये लगी है, क्योंकि इससे इससे इसकी स्टेबिलिटी और ब्रेकिंग दोनों ही यहाँ पे इंप्रूव होती दिखती है। बाकी ट्रेड वगैरह का डिज़ाइन है, ये कुछ ऐसा आपको दिखने वाला है यहाँ पे। और ये सारी बात यहाँ हो गई है। अब मैं इधर आ जाता हूँ, तो इधर आप देखोगे तो ये आपको स्पीकर है वो भी दिख जाते हैं। स्पीकर के अंदर थोड़ा सा स्पेस भी यहाँ पे दिख जाता है। इस तरफ भी आपको ये स्पीकर दिख जाते हैं, थोड़ा सा स्पेस है। और USB का जो पोर्ट है वो यहाँ पे है, और आप इसके अंदर फ़ोन वगैरह रख सकते हो। दिक्कत ये है कि ये नीचे जो स्पेस डालते हो ना फ़ोन वगैरह के लिए, ये ज़्यादा डीप नहीं है। ये देखिए इतना छोटा सा ही है, अगर आपके पास यहाँ छोटा फ़ोन है तो वही जा पाएगा, तो बड़े फ़ोन यहाँ पे नहीं आप डाल पाओगे। तो ये एक बात है। और नीचे की तरफ आपको ऐसा वाला ये आपको फ्लोर बोर्ड है वो दिखता है। मतलब क्या बोलें इसको, थोड़ा सा और बेटर ये डिज़ाइन किया जा सकता था, और ताकि थोड़ा सामान वगैरह आपको रखना हो तो आप रख पाओ। बट यहाँ पे ये ऐसा कुछ सिस्टम मिलता है, ये थोड़ा अनयूजेबल चीज़ मेरे को लगी है यहाँ पे। और ये हुक वगैरह आपको यहाँ दिख जाता है। यहाँ पे वैसे कोई हुक आता नहीं है, यूजुअली यहाँ पे भी आते हैं, बट यहाँ पे कुछ ऐसा मामला आपको मिलती है। बैटरी आपको ये बनाना शेप के अंदर इसके अंदर दिखती है, तो वो भी एक बात है। ये सारा मामला हो गया है। फिर जैसे यहाँ पे ये मैंने अपना सनग्लास यहाँ पे रख रखा है, तो वो आप छोटा मोटा सामान रख सकते हो। फिर ये देखो, अच्छी चीज़ मेरे को यहाँ पे लगी है कि सीट जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा वाइड है। मतलब इतनी ज़्यादा वाइड सीट मतलब मैंने नहीं देखी किसी स्कूटर के अंदर। पीछे के पिलियन के लिए तो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, और सीट की कुशनिंग वगैरह भी अच्छी है। स्टिचिंग है ये आपको थ्रू आउट द सीट आपको यहाँ पे चारों तरफ मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे सपोर्ट आपको मिल जाता है। और
फिर आपको ये ग्रे रेल है, ये कुछ ऐसे दिख जाते हैं। और मतलब कुछ ओनर्स का ये कंप्लेन आ रही थी कि भैया ये कुछ टाइम बाद में ही ये थोड़े फ्लिमजी हो जाते हैं, थोड़े थोड़े हिलने लगते हैं। बट ये जो तेजस्वी जी इसके जो ओनर है उन्होंने बताया कि ये मोस्टली पीछे किसी को पिलियन को कम ही बिठाने का मौका मिलता है, तो इसलिए शायद इसलिए अभी तक ये प्रॉब्लम आई नहीं है। और अभी तक इसको 1 महीना ही हुआ है, तो अभी तक तो देखो ये काफ़ी ज़्यादा स्टडी लग रहे हैं, ज़्यादा मतलब फ्लिमजी नहीं लग रहे हैं। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी। बूट स्पेस अभी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी एक बार यहाँ पे देखिए ये पैनल वगैरह कुछ ऐसे आते हैं, और ये आपको फुट पैग है इस तरफ, ये अंदर यहाँ पे टक इन हो जाता है आराम से, तो ताकि थोड़ा स्लीक डिज़ाइन यहाँ पे आपको लगे। पीछे आप यहाँ से है S1 Pro यहाँ पे लिखा रहता है, इसको आप दबाओगे तो अंदर आपको ये चार्जिंग का आपको मामला सारा कुछ ये आपको मिल जाता है। और पीछे कुछ टेल लाइट वगैरह इंडिकेटर वगैरह है, वो कुछ आपको ऐसे वाले दिखने वाले हैं। पीछे आपको सस्पेंशन है, वो भी आपको यहाँ पे मोनो शॉक ही दिखता है। और ये आपको मोटर वगैरह आपको यहाँ पे दिख जाती है। पीछे की डिस्क है वो 180 mm की आती है, इस तरफ से देखिए ये 180 mm की डिस्क है। और आगे भी आपको 110 सेक्शन का टायर मिला था, पीछे भी आपको ये 110 सेक्शन का टायर है वो दिखा है। रिफ्लेक्टर यहाँ पे है, काफ़ी अच्छी जगह पे प्लेसमेंट है इसकी की गई है। बाकी नंबर प्लेट वगैरह और रिफ्लेक्टर पीछे भी आपको ये सारा मामला दिख जाता है। अब देखिए यहाँ पे मोटर की बात करते हैं ना, तो देखो ये 8.5 किलोवाट की पावर ये जनरेट कर देता है, और लगभग 58 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो कि मतलब कमाल बात है। मतलब 58 Nm इतनी छोटी सी चीज़ के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो ये बात मेरे को यहाँ पे अच्छी लगी है। और यहाँ पे बैटरी थी, तो बैटरी की मैं बताऊँ तो ये आपको 4 किलोवाट आवर की बैटरी दिख जाती है। अब अगर रेंज की बात करें ना, तो ये देखिए सब्जेक्टिव होता है, आप कैसे चलाते हो, आपका थ्रोटल इनपुट कैसा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो लगभग आप आराम से चलाते हो, ठीक ठाक चलाते हो, 120-130 के आसपास निकाल सकते हो। बाकी आपके अपनी राइडिंग बिहेवियर के ऊपर है कि आप किस तरीके से चलाते हो। तो रेंज वाला काम, थोड़ी रेंज के बारे में बात इसको चलाएंगे ना तब भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर यहाँ बात करते हैं ना, तो ये आपको ओआरवीएम है, काफ़ी ज़्यादा वाइड दिख जाते हैं। और ये ग्रिप वगैरह ये भी काफ़ी अच्छी है, लीवर वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं दोनों तरफ। और ये आपको 2 वे यहाँ पे थ्रोटल दिख जाता है, आगे करोगे तो आपको आगे चला जाएगा स्कूटर, और पीछे करोगे तो रिवर्स मोड में डालने के बाद में स्कूटर पीछे भी चला जाएगा। रिवर्स के लिए आपको क्या करने का है, ये आपको बटन दबाना है रिवर्स वाला, और मैं थ्रोटल पीछे दूंगा तो देखिए आवाज़ करेगा, बट ये ऐसा कुछ मामला है। और थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ, तो ये सारा मामला आपको यहाँ दिख जाता है। इस तरफ आपको ये मोड चेंज करने का बटन दिखता है। बेसिकली इसके अंदर 4 मोड आते हैं। जब आप पहले तो आप 3 में आप बता देता हूँ कैसे आते हैं। ये आपको नॉर्मल लिखा रहता है, इसको बटन को दबाओगे तो देखिए आप स्पोर्ट में आ गए हैं, फिर ये हाइपर में आ गया, फिर ये वापस नॉर्मल में आ गया। अगर आपको इको मोड में चलाना है, जो कि बहुत ही बेकार सा मोड लगता है मेरे को, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, तो इसको मैं दबा के रखूँगा, प्रेस करके रखूँगा, ये भी इको के अंदर आ गया है। ठीक है, यहाँ से आप अपना पावर ऑन ऑफ करोगे, मोटर ऑन ऑफ करोगे, ये आपको म्यूज़िक प्ले के पॉज के आगे पीछे लेने के बटन वगैरह दिख जाते हैं। इस तरफ आप देखोगे तो हाई बीम, लो बीम, और अपना जो DRL उसको ऑन करने के बटन है। ये आपको क्रूज कंट्रोल और रिवर्स जैसे मैंने अभी लगाया था वो बटन आपको यहाँ दिख जाता है। इंडिकेटर के हॉर्न के यहाँ पे बटन है वो दिख जाते हैं। तो इनके बटन की जो क्वालिटी है, इनका जो टेक्टाइल फीडबैक है, वो थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। बाकी और कोई शिकायत मेरे को यहाँ पे नहीं लगी है। तो अब बात करते हैं कि ये जो स्क्रीन है, यहाँ पे आपको क्या सारा मामला मिलता है। ये आपको 7 इंच की स्क्रीन मिलती है। ऊपर ये आपको ओला लिखा रहता है, स्क्रीन यहाँ से ये स्टार्ट हो जाती है। ये थोड़ा ब्लैक डॉट बेजल जैसा कुछ यहाँ पे दिया गया है। फिर इस तरफ आपको ये ब्लूटूथ है उसका साइन दिख जाता है। ब्लूटूथ जब आप कनेक्ट करोगे, म्यूजिक वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, बाकी यहाँ वहाँ से भी आप चेंज है वो कर सकते हो। फिर आपको बीच में बड़ा सा आपको ये अपना स्पीडोमीटर दिख जाता है, काफ़ी अच्छा इसकी विजिबिलिटी लगती है, फ़ॉन्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। फिर ये आपको ओवरऑल जो आपका ओडोमीटर है वो आपको दिखा देगा 787 किलोमीटर अब तक ये चल चुकी है। कल भी हमने इसको थोड़ा बहुत चलाया था। फिर इस तरफ इसकी जो बैटरी का जो, अब बैटरी परसेंटेज नहीं बता रहा है, ये आपको किलोमीटर बता रहा है कि अभी मैं इको मोड में हूँ तो मेरा 135 किलोमीटर वो चल जाएगा। मोड में हूँ तो अभी इको मोड में ये दिखा देगा। ब्लूटूथ का साइन यहाँ पे, टाइम ये यहाँ पे दिख जाता है। तो ये सारा सिंपल सा मामला आपको होम के अंदर दिख जाता है। अब एक बार मैं यूँ स्लाइड करूँगा तो आपको नेविगेशन आ जाता है। जो भी अगर मेरे को स्टार्ट कर, मान लो मेरे को WTP जाने का है, तो यहाँ से मान लो मैं कर लेता हूँ, जो भी हमें हाईवे किंग जाना है तो मैं स्टार्ट करूँगा, और ये कुछ ऐसा नेविगेशन मेरे को ये दिखा देगा। हालांकि इसके अंदर ये अपना सैटेलाइट मोड वगैरह वो नहीं दिखाएगा, बट जो आपको काम वगैरह आपका यहाँ पे चल जाएगा, काफ़ी अच्छा ये है। और बाकी जो स्क्रीन का जो रिस्पॉन्स है ना मैप के अंदर, वो इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो ये बात है कि स्क्रीन काफ़ी अच्छी है, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, UX UI ये भी काफ़ी अच्छे हैं, बट थोड़ा सा ये आपको लगता है कि इसका रिस्पॉन्स है स्क्रीन का वो थोड़ा और बेटर हो सकता था। तो ये मैंने आपको मैप के बारे में बता दिया है। और एक बार मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ, थोड़ा सा और आना पड़ेगा, और इधर मैं देखता हूँ तो अपना पैर मेरे को करना है फ़ोन के साथ में, वो सारा सिस्टम यहाँ पे कर सकता हूँ। ये मेरी यहाँ पे ब्राइटनेस आ जाती है, साउंड की सेटिंग है वो मैं यहाँ से एडजस्ट वो कर सकता हूँ। फिर वापस बैक आता हूँ, देखिए थोड़ा सा रिस्पॉन्स ऐसा ही है। तो डिस्प्ले के अंदर आऊँगा तो मैं कौन से मोड में मेरे को रहने का, अभी डार्क में करूँगा तो ये डार्क में कुछ ऐसा आएगा, और लाइट में करूँगा तो
लाइट में कुछ ऐसा आएगा। ब्राइटनेस वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये ब्लूटूथ की सेटिंग है, ये ऑल सेटिंग है। अगर इसके अंदर मैं जाऊँगा ना तो डिस्प्ले पासकोड वगैरह अगर मेरे को चेंज करने का, अबाउट में जाऊँगा ना तो वर्जन मेरा देखो ये 2.0 अभी चल रहा है, तो वो सारा सिस्टम आपको यहाँ दिखा देगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो अभी तक हुई है वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये साउंड वगैरह आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। सिस्टम अपडेट है ये, अभी तक ये पूरा अपडेट है। अभी 3.0 भी आ गया है, बट अभी बीटा वर्जन में चल रहे हैं। कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों ने अप्लाई किया है, किसको क्या मिला है अभी तक ये कुछ आइडिया इसका है नहीं। अभी मैंने साइड स्टैंड ये लगा दिया है। अच्छा, साइड स्टैंड से मेरे को याद आया कि ये साइड वाला स्टैंड कुछ ऐसा दिखता है तो एल्यूमिनियम का, मेटल का, बट ये बहुत ज़्यादा फ्लिमजिन सा आपको लगता है। और ओनर बता रहे थे कि उनको लग रहा था कि ये थोड़ा मुड़ रहा है, तो उनको थोड़ा सा ऐसा वहम सा हो रहा है कि क्या पता ये फ्यूचर में कब तक कैसा चलेगा, क्या इसकी ड्यूरेबिलिटी वगैरह कैसी होगी। तो ये थोड़ा यहाँ पे इम्प्रूव है, बिल्कुल वो ओला वाले कर सकते थे। फिर अपन वापस यहाँ पे आते हैं, तो देखिए अपन कहाँ थे। तो फिर आपको ये सारा मामला इसके अंदर ये दिख जाता है। और कुछ अगर बाकी रहेगी, हाँ, अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखती है। देखिए मैं घर से चला था ना तो लगभग 80% इसकी चार्जिंग थी। और ये आपको पूरा का पूरा स्टेट आपको बता देगा कि इको मोड में कितना चलेगा, नॉर्मल में कितना चलेगा, स्पोर्ट में ये 96 चलेगा, हाइपर में 77 चलेगा। हाइपर का कुछ ऐसा सीन बैठता है ना कि जो आपका बैटरी का परसेंटेज रहता है ना, लगभग उसके बराबर का इक्विवेलेंट का आपको रेंज मिलता है। अभी 79 बता रहे हैं, तो ये 77 ये अपना हाइपर मोड के अंदर बता रहा है। और ये बैटरी का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे दिखा देगा। और आज में मैंने 4 किलोमीटर चल लिया, एवरेज स्पीड मेरी 32 गई है और टॉप स्पीड अभी तक मेरी 61 आई है। और बाकी कॉल सपोर्ट वगैरह यहाँ पे आपको दिख जाता है। फिर एक जो मैं आपको चीज़ दिखा रहा था कि बूट आपका जो ट्रंक है वो कैसे इसके अंदर खोलने का रहता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ आऊँगा ना, ये आप बटन देख पा रहे हो, इसको मैं दबाया और ये कुछ आवाज़ इसने की और ये आ जाता भैया आपको सेगमेंट का सबसे बढ़िया बूट स्पेस 36 लीटर टू बी प्रिसाइज। एक आपको बढ़िया सा हेलमेट इसके अंदर ये रखा है, कुछ ग्लव्स वगैरह रखे हैं। इसके बाद भी एक हेलमेट आप रख सकते हो, छोटा मोटा सब्जी वगैरह आपको रखने का हो तो काफ़ी सारा मामला आप इसके अंदर रख सकते हो। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बट जो मेरा वाला जो हेलमेट है ना वो इसके अंदर पूरा नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो फुल फेस हेलमेट है और वो प्रोफेशनल वाला राइडिंग वाला हेलमेट है। तो वो बड़े वाले हेलमेट यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, बट आपको बेसिक वाले नॉर्मल वाला हेलमेट है वो आप यहाँ पे वो रख सकते हो। तो ये सारा मामला आपको यहाँ दिख जाता है। और कुछ अगर इसके बारे में बताना भूल गया हूँ तो मेरे को आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब फिलहाल इसको जल्दी से राइड करते हैं, फिर मेरे राइड के क्या इंप्रेशन है कल वाले और आज वाले दोनों में आपको एक साथ है वो बताने वाला हूँ। चलिए ओके, तो अब राइडिंग पार्ट की बात करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि हमारे जो माइक है उसने धोखा दे दिया था, गोप्रो पे लगा था, तो अलग से मुझको ये वॉइस ओवर यहाँ पे करना पड़ रहा है। सारे एक्सपीरियंस मैंने 2 दिन के जो मेरे थे वो यहाँ पे मैं राइडिंग एक्सपीरियंस है वो आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप बैठने के बाद में आपको जो सिटिंग पोस्चर मिलता है और क्या एर्गोनॉमिक्स वाइज मुझको अच्छी बातें बुरी बात लगी है उसकी बात करते हैं। बाद में परफॉर्मेंस वगैरह और उन सब चीज़ों की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप बैठते हो ना तो उसके बाद में आपके हैंडल है वो काफ़ी ज़्यादा आपको अपराइट मिलने वाले हैं। माइंड यू मेरी हाइट है वो 6 फीट है और 6 फीट के हिसाब से जो मेरे घुटने वगैरह है वो हैंडल के वहाँ पे टच नहीं होते। यूजुअली क्या होता है कि जो स्कूटर्स होते हैं अगर आपकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है तो आपके मोड़ते टाइम पे आपके घुटने हैं वो हैंडल बार्स पे टच होते हैं। बाकी यहाँ पे ऐसी कोई शिकायत नहीं है क्योंकि काफ़ी अपराइट आपके हैंडल बार्स बैठते हैं, तो आप आराम से मनूवर वगैरह आराम से कर सकते हो टाइट पार्किंग वगैरह के अंदर। ठीक है, ये तो बात हो गई सिटिंग पोस्चर की। कंफर्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और सीट के कुशनिंग वगैरह इसको थोड़ा और ज़्यादा इन्हांस वो कर रहे हैं। पैर रखने की जगह है वो थोड़ा सा मतलब आप थोड़ा आगे रख के बैठते हो पैर वगैरह तब आपको दिक्कत होती है। बाकी मतलब पूरा फ्लोर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फीचर्स के अंदर कि पूरा फ्लोर है वो फ्लैट नहीं है, थोड़ा सा बीच में वो हम्प है वो आ जाता है रीढ़ की हड्डी जैसा। तो वो आपको थोड़ा बहुत अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो होती है, वरना कोई ऐसी कोई शिकायत आपको 2 पैर रखने में तो ऑब्वियसली होने वाली है नहीं। कि सबसे पहले जो मिरर्स है ना वो ठीक है, व्यू ठीक आता है उनके अंदर, बट वो थोड़े बहुत वाइब्रेट करते रहते हैं। वाइब्रेट अब जैसे कि इसके अंदर कोई इंजन नहीं है, बट जो रोड के ऊपर जो वाइब्रेशन आते हैं ना उन कारण वो थोड़े बहुत वाइब्रेशन वहाँ पे उनका चलता रहता है। ये अब ये बात होगी मिरर्स की। दूसरी बात ये है कि तो सामने जो स्क्रीन वाला जो आपको पार्ट दिखता है ना वो अलग तरीके से थोड़ा बहुत है ना वाइब्रेट करता है। अब वो कैसा करता है कि मैं आपको गोप्रो में दिखा नहीं सकता, क्योंकि गोप्रो क्या है कि हर चीज़ को स्टेबल कर देता है, तो वहाँ पे वो चीज़ दिखती नहीं है। बाकी थोड़े बहुत जब सस्पेंशन आते हैं ना, जैसे सस्पेंशन का ट्रेवल कैसा होता है कि आपका लॉन्गिट्यूडनल होता है, ऊपर नीचे सस्पेंशन चलता है। बट ये जो स्क्रीन वाला जो पार्ट है ना हैंडल बार वाला, ये खड्डों के अंदर थोड़े मोटे खड्डों के अंदर आगे पीछे जाता है, समझ रहे हो।
जो एक अक्ष डायरेक्शन होती है, एक अपनी वाई डायरेक्शन होती है, तो ये थोड़ा आगे पीछे जाता है, सस्पेंशन अपने ऊपर नीचे जाते हैं। तो थोड़ा बहुत माउंटिंग वाला मेरे को इशू लगा है कि जहाँ पे अपना हेडलाइट वगैरह ये सब माउंट जहाँ पे लगा हुआ है ठीक से, वो ठीक से अच्छे से यहाँ पे क्लिप मेरे को लगा नहीं है। और थोड़ी बहुत आवाज़ भी हल्की फुल्की आती रहती है। वो इसलिए सुनाई देती है क्योंकि इसके अंदर ऑब्वियसली इंजन नहीं है। आपकी जो वाइनिंग जो आवाज़ आती रहती है ना, उसके अंदर भी आपको सुनता रहता है कि हाँ ठीक है, हैंडल बार के अंदर हेडलाइट वाली जो हाउसिंग के अंदर थोड़ी बहुत आपको आवाज़ वगैरह आती रहती है। ये सारी एर्गोनॉमिक्स की बात हो गई है। और अब बात करते हैं कि ठीक है, परफॉर्मेंस कैसी है। अब परफॉर्मेंस वाला पार्ट है वो मैं काफ़ी डिटेल में आपको बताने की कोशिश कर सकता था, बट इतनी सारी चीज़ें उसके अंदर है ना कि मैं वीडियो को थोड़ा छोटा रखना चाहूँगा। कि सबसे पहले आपको मैं मोड बता देता हूँ कि ठीक है, आपको जो अपने 4-5 मोड आते हैं वो सब आते हैं, बट एक मोड इसके अंदर जो अपना इको वाला आता है ना, तो मतलब वो मतलब नॉनसेंस है, मतलब कोई उसका यूज़ है नहीं। मतलब आप एकदम सीधी रोड है आपके पास में, जो कि यूजुअली इंडिया के अंदर काफ़ी लंबी दूर तक नहीं रहती है। कभी कुछ टर्न आ गया, कभी कुछ उबड़ खाबड़ रास्ता आ गया, कभी कुछ आ गया, तो इको मोड के अंदर चलाना स्कूटर मुश्किल हो जाता है। आप चलाने की कोशिश करोगे तो मतलब छोटे मोटा आपको जब मोड़ना पड़ेगा, ओवरटेक करना पड़ेगा, तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि इतना पावर वहाँ पे रहता नहीं है। बट ऐसा है कि तुम अपने घर के आंगन में चला रहे हो तब तो अलग बात है, वरना यूज़ ऐसा इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से उसका कोई यूज़ मेरे को लगा नहीं है, क्योंकि यार पावर ही नहीं है उसके अंदर। हालांकि ठीक है, मोड दे दिया तो आप ये कर सकते हो कि उसकी जो स्पीड है ना रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि ठीक है, इको के अंदर आपने 40 कर दी, नॉर्मल के अंदर आपने 70 कर दी, ऐसे ऐसे कर सकते थे। बट इनिशियल पिकअप तो चाहिए होता है ना। इनिशियल पिकअप तो आप जब हाइपर मोड में चलाओगे तब भी आपको चाहिए होगा, इको मोड में चलाओगे तब भी आपको इनिशियल पिकअप तो चाहिए होता है। तो वो यहाँ पे मिस कर देता है ये स्कूटर, जो कि यहाँ पे इनिशियल पिकअप हर मोड के अंदर थोड़ा बहुत तो होना चाहिए था। अब नॉर्मल मोड आपका कहने का नॉर्मल है, बट इसके अंदर नॉर्मल है नहीं भैया। मतलब आप सीधे रास्ते में चला रहे हो ना, एकदम ठीक एकदम सीधा रास्ता जा रहा है, आपने थ्रोटल खींचा, नॉर्मल मोड में चल रहा है अपना जो स्कूटर जैसे चलता है, लेकिन आप एक डिक्लाइन इंक्लाइन में कहीं पे खड़े हो, आपको सामने स्कूटर चढ़ाना है और साथ में आपकी मोड़ भी है, तब भी आपको गिरा सकता है। गिरा कैसे सकता है मैं आपको ठीक से समझाता हूँ कि ठीक है, देखो सामने मेरे पास में मान लो कोई रोड है, वहाँ पे मेरे को मुड़ना है और चढ़ना भी है। अब क्या करेगा, इसका थ्रोटल जो कैलिब्रेशन है ना, मेन दिक्कत वही है। चारों जो मोड आते हैं इसके अंदर थ्रोटल कैलिब्रेशन थोड़ा अच्छा नहीं है। आप जब जो ही अपना थ्रोटल खोलते हो उसके तुरंत आपको एकदम स्नैप के साथ में पावर नहीं मिलती है, थोड़ा सा लेग आता है। अब वो लेग होता है वो आपको गिरा सकता है। कैसे कि आप जैसे मोड़ रहे हो, बॉडी वेट तो आपने लेफ्ट की तरफ डाल दिया कि ठीक है मेरे को लेफ्ट की तरफ मोड़ना है, मैं थोड़ा लेफ्ट की तरफ हो गया, बट आपने एक्सीलेटर खोला और आप मुड़े नहीं। आप 1 सेकंड बाद में आपकी बॉडी, आपका जो स्कूटर है वो मूवमेंट में आ रहा है, वो इस रिस्पॉन्स कर रहा है, तो उस चक्कर के अंदर आप बॉडी वेट के कारण भी आप गिर सकते हो। कि आपको लगा हाँ ठीक है मेरे को मुड़ना है, आपको बॉडी तो उधर चला गया, अपना थ्रोटल है वो थोड़ी देर बाद आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर ना वो गिरने वाली चीज़ हो सकती है। ये आपको समझा रहा हूँ, शायद आपको अच्छे से उसको रिलेट ना कर पाओ, बट एक बार उसको आप चलाओगे ना, तब आपको थ्रोटल कैलिब्रेशन वाली चीज़ है वो आपको थोड़ी समझ में आएगी कि थोड़ा सा क्विक यहाँ पे रिस्पॉन्स हो सकता था। हालांकि स्कूटर फास्ट है, 116 तक चला जाता है, बट इनिशियली जो आपको पावर चाहिए होता है ना, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। नहीं मिलता का मेरा मतलब ये कि है ही नहीं, आपको टॉर्क ही नहीं है भाई साहब। 58 एनएम का टॉर्क है, बट वो कैलिब्रेशन का ही बात है। थ्रोटल के साथ में, मोटर के साथ में जो कैलिब्रेशन था वो थोड़ा और ज़्यादा बेटर यहाँ पे हो सकता था। बाकी देखो हाइपर मोड वगैरह भी ऐसा ही है। अब हाइपर मोड क्या है कि अपन बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलोगे, हाइपर मोड में करोगे तब भी आपको मतलब एक बार स्टार्टिंग में आप आईसी एक मोटरसाइकिल चला रहे हो तब आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपको मोटरसाइकिल में आदत हो ना कि ट्रैफिक के अंदर क्लच छोड़ा चला यूं 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 चलते रहते हो। हाइपर में आपको थ्रोटल खोलोगे, 1 सेकंड बाद एकदम से आपको पावर आ जाएगी। तो वो दिक्कत यहाँ पे होती रहती है कि आपको एकदम से पावर आती है, और वो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर थोड़ा बहुत है वो दिक्कत यहाँ पे दे देता है। तो ये मेरी बात नेगेटिव के अंदर चली जाती है कि मोड वगैरह सब ठीक है यार, आप दे रहे हो अच्छी बात है, बट इनिशियल पिकअप वो हर मोड के अंदर थोड़ा बेटर होना चाहिए था। मेरे हिसाब से सिमिलर ही होना चाहिए था। आगे जाके आप स्पीड है वो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, वो मैं मानता हूँ, और थ्रोटल कैलिब्रेशन यहाँ पे अच्छा होना चाहिए था। तो इस चीज़ को मैंने काफ़ी लंबा बोला है, क्योंकि ये मुझको काफ़ी ज़्यादा चीज़ वो खल रही थी जब तक मैंने 2 दिन स्कूटर चलाया। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा परेशान है वो कर रही थी। ठीक है, अब थोड़ा सा एक अजीब थोड़ी चीज़ की बात करते हैं कि जैसे सिटी के अंदर आप चल रहे हो, जैसे ब्रेकर आ रहा आपने धीरे की, खड्डा आ रहा आपने धीरे की, तो सस्पेंशन के अंदर कोई भी शिकायत नहीं है। मैं उसके ऊपर कोई कमेंट करना नहीं चाहूँगा कि लोगों के आगे वाला सस्पेंशन टूट गया है, खड्डे में डाला सस्पेंशन टूट गया। ठीक है, उसको वो चलाने के ऊपर है, बंदा कैसे चला रहा है, क्या सारी चीज़ें हैं। बट जब आप एकदम से कोई शार्प बम्प आता है ना, मतलब इतना बड़ा भी नहीं बट एक डिसेंट साइज का छोटा मोटा भी बम्प आता है ना, तब सस्पेंशन बॉटम्स आउट हो जाते हैं। मैंने जानबूझ के किए नहीं है, क्योंकि ये मेरा स्कूटर नहीं है किसी दूसरे का, तो मैं जानबूझ के खड्डों में ऑब्वियसली नहीं गिराऊंगा। बट जो
छोटे मोटे भी खड्डे होते हैं ना, वहाँ पे पता चलता है हाँ ठीक है, इस खड्डे के ऊपर मैंने इस स्पीड पे निकाली, अगर मैं इसके ऊपर थोड़ी सी और ज़्यादा स्पीड पे निकालते ना तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि हाँ सस्पेंशन बॉटम्स आउट हो सकते थे, टच हो सकते थे पूरे। तो वो यहाँ पे दिक्कत मेरे को लगी है। और कंफर्ट वाइज एकदम बढ़िया है, कंफर्ट के टाइम पे एकदम सही है। अब जैसे कि सामने अगर आप देख पा रहे हो तो एक ये मैं फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ रहा हूँ। अब फ्लाईओवर के ऊपर आप देख पा रहे हो ये जो एक्सपेंशन जो जॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना, जो जॉइंट आते हैं वहाँ पे, अब ये वाले फ्लाईओवर के ऊपर मैंने काफ़ी सारी बाइक्स चलाई है, काफ़ी सारी बाइक चलाई, काफ़ी सारे स्कूटर मैंने इस पे चलाए हैं। तो मेरे को वो फीडबैक अच्छे से पता चलता है कि ये वाला स्कूटर पर्टिकुलर है वो कैसा उसके ऊपर बिहेव है, यहाँ पे वो कर रहा है। तो देखो मतलब जब ये एक्सपेंशन जॉइंट के ऊपर है ना, मैं स्पीड जानबूझ के मेरे से अपने आप कम हो गई, वो इसलिए क्योंकि ना आवाज़ और फीडबैक इतना ज़्यादा आता है ना हैंडल बार के ऊपर, तब मन करता नहीं यार धीरे कर ले, धीरे कर ले। तो स्पीड पहले से मेरी अच्छी थी, बट एक्सपेंशन जॉइंट के ऊपर निकलते ऐसा बहुत ज़्यादा एकदम फीडबैक मेरे हाथों में आ रहा था, पूरे वाइब्रेशन आ रहे थे खड्डों के, तो मैंने वहाँ पे धीरे किए। अब ऐसी बात नहीं कि सब चीज़ें प्रॉब्लम के अंदर है, कुछ चीज़ें अच्छी भी है। तो अच्छी बात ये है कि भैया आपको टॉप स्पीड अच्छी मिल जाती है। जैसा कि अभी आपने देखा कि मैं ट्रैफिक लाइट पे खड़ा था और वहाँ पे जो ही मतलब लाइट खुलती है, मतलब पास में मैं समझ लो कि 400 सीसी की बाइक भी खड़ी है ना, तो एक बार के लिए इनिशियल पिकअप के अंदर मैं उसको पीछे छोड़ सकता हूँ, इतनी इसकी टॉर्क वगैरह अच्छी है। तो सामने अगर आपको बढ़िया मजे लेने एक बार हाइपर मोड के अंदर, तो ट्रैफिक लाइट पे खड़े हो आराम से, ट्रैफिक लाइट जो ही ऑन होती है मतलब आप सबसे आगे वहाँ पे होगे अनटिल अनलेस आपके साथ में कोई फरारी वगैरह नहीं है। तो काफ़ी अच्छा इसका इनिशियल रिस्पॉन्स आपको लगता है। स्पीड वगैरह के मामले में, मज़े लेने के मामले में काफ़ी अच्छा है। और मज़ा आपका इसलिए एनहांस यहाँ पे हो जाता है, उसके कुछ रीज़न है। तो पहली बात देखो, इसके अंदर टायर जो इस्तेमाल किए गए ना, काफ़ी वाइड है, सेक्शन उनका काफ़ी अच्छा है, तो इस कारण इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी इंप्रूव हो गई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इसकी जो बैटरी वगैरह है, और ऑब्वियसली सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी लो है, तो आप वैसे भी अपना स्कूटर प्लांटेड एकदम चलता है, कैसे भी आपको मनूवर आप कर सकते हो, आपको डर नहीं रहेगा कि मैं स्लिप हो जाऊँगा, ये सब हो जाऊँगा, क्योंकि टायर का सेक्शन है वो इनफ है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे सेक्शन का इस्तेमाल है वो यहाँ पे किया गया है। दूसरी बात ये कि अच्छे सेक्शन यहाँ पे इस्तेमाल किए गए रबर के अंदर, तो आपकी ब्रेकिंग है वो अच्छी हो जाती है। अब देखो मैं एक सीधे पॉइंट के अंदर डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि अच्छी किस सेंस में हो जाती है, आप पहले सुनिए कि अच्छी इस सेंस में है कि देखो पीछे वाला टायर है ना, आप उसको जितना दबाओगे वैसा आपको फीडबैक मिल जाएगा, ज़ोर से दबाओगे एकदम लास्ट के अंदर तो लॉक हो जाएगा। बट आगे वाले की सिचुएशन थोड़ी-सी अलग है। वो ऐसा है कि आप दबाओगे थोड़ा-थोड़ा, वो भाई थोड़ा-थोड़ा ही काम करेगा। बट उसके ऊपर थोड़ा-सा मतलब ऐसे समझ लो कि 90 डिग्री के ऊपर, एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि 90 आप प्रेशर दे रहे हो ना, मान लो 90 तक आप प्रेशर दे रहे हो, तब वो धीरे काम कर रहा है। बट अब 91 पे चले गए, वो लॉक कर देता है, वो ऐसा है। तो आपको थोड़ा सोच समझ के फ्रंट वाला यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा-सा या तो वो बढ़िया चलता है या फिर भैया वो लॉक कर देता है। तो आपको दोनों ब्रेक आप अच्छे से यूज़ करो तो अच्छी बात है, वरना पीछे वाला मोर देन इनफ है, आपको आगे वाले की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बट आप इमरजेंसी के अंदर अगर यूज़ करते हो तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे ध्यान वो रखना पड़ेगा। ब्रेकिंग वगैरह काफ़ी यहाँ अच्छी यहाँ पे ओवरऑल देखें ना तो वो मेरे को लगी है। और जैसे कि आप, वो तो नॉर्मल सी चीज़ है कि जो स्क्रीन है वो जो आप गाड़ी मोशन के अंदर होती है तब इसके अंदर आप कुछ भी कंट्रोल टच वगैरह कुछ नहीं कर सकते हो, जो कि सेफ्टी के हिसाब से सही चीज़ है। और विजिबिलिटी वगैरह काफ़ी ज़्यादा सही है, ऑटोमेटिक ये डिम लो वगैरह डे नाइट वगैरह अपने आप इसके अंदर ऑटोमेटिक हो सकता है, आप खुद भी इसके अंदर वो कर सकते हो। तो ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पे है। ऑब्वियसली आई थिंक एथर में भी ये चीज़ें आती है, तो ये एक बढ़िया चीज़ मेरे को यहाँ पे लगी है। और नेविगेशन वगैरह भी ठीक, आप अपने हिसाब से आपको करना है तो आप नेविगेशन डाल के भी अपना चल सकते हो, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती है। और एक बात और ये भी है कि आप जब सिटी में एक इसको लेके चलते हो ना, तो मतलब लोग इसको देखते ज़रूर है कि यार ये क्या चल रहा है। अब देखो इलेक्ट्रिक स्कूटर आज के ज़माने में जयपुर जैसे शहर के अंदर कोई बड़ी बात तो है नहीं, सबको पता है, सब लोग चलाते हैं, सबने देखा है। बट फिर भी एक आप नॉर्मल स्कूटर एक्टिवा लेके चलते हो, इसको देखते हो ना, तो एक बार लोगों की नज़रें ज़रूर घूमती है कि भाई ये क्या है। अगर आप ट्रैफिक लाइट पे खड़े हो तब नज़रें ज़रूर आपकी तरफ होती है कि भैया ये क्या चला रहा है, कैसा है। और लोग बहुत बार पूछते हैं कि भैया कितना चलता है, कितने का आता है, और ये वो फलान ढिमकन कितना यूनिट बिजली खाता है, वो सब है। बट ट्रैफिक लाइट पे खड़े रहते हो और आप एकदम से हाइपर मोड के अंदर एकदम दौड़ते हो ना ट्रैफिक लाइट से झट करके, तब तो लोग एकदम देखते रहते हैं भाई ये क्या गया। मतलब 116 की टॉप स्पीड होना, 58 एनएम का टॉर्क होना बहुत बड़ी बात होती है इतनी छोटी सी चीज़ के लिए, ये मैं बार बार बोलता हूँ। तो ये है कि आपको मज़ा काफ़ी आएगा, अटेंशन आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और अब थोड़े हेडलाइट वगैरह की बात कर लें। देखो मेरे को जो है स्कूटर को चलाने का मौका मिला है वो दिन के अंदर ही मिला है। जो मेरे ओनर है तेजस्वी जी, उन्होंने मेरे को बताया कि लो बीम है, काफ़ी ज़्यादा बेटर है।
और जो हाई बीम है ना उसका थोड़ी लेवलिंग थोड़ी सी सही नहीं है, वो एलन कीज वगैरह से थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस सेंटर पे जाके उसको आप सही करवा सकते हो, क्योंकि वो हाई बीम कुछ ज़्यादा ही हाई चली जाती है, पेड़ों में चली जाता है, पेड़ों में पता नहीं आप रात को क्या देखोगे, तो थोड़ा सा आप बैलेंस करके नीचे कर सकते हो जो हाई बीम अपनी जाती है उसको। बाकी इल्यूमिनेशन के मामले में, ब्राइटनेस के मामले में कोई भी दिक्कत ओनर के हिसाब से मुझको यहाँ पे नहीं उन्होंने मेंशन मेरे को की है। बाकी मुझको पर्सनली उसको हेडलाइट को एक्सपीरियंस करने का मेरे को मौका है, वो मिला नहीं है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो बाकी ये मैंने सिटी में चलाया है, और जो छोटी-मोटी दिक्कतें तो देखो हर चीज़ के अंदर होती रहती है। कुछ भी प्रोडक्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल जो होती है वो परफेक्ट नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ कमियाँ होती है जो मैंने आपको बताई है। बाकी वो आप डेली यूज़ के हिसाब से देखोगे आपको मोर देन इनफ इसकी रेंज आपको मिलेगी। 135 ये लोग बताते हैं, और वर्ज़न 3 के अंदर ये बता रहे हैं कि हमने 170 कर दिया, वो सब करती है। बट आप नॉर्मली आप देखोगे ना तो भैया 120 तो आप चला लोगे आराम से। आप आराम से चलाने का आप बोलोगे नहीं मैं तो इको मोड में चलाऊँगा, मैं इतनी रेंज निकाल लूँगा। अरे भाई नहीं चला पाओगे इको मोड में। नॉर्मल मोड में अगर आप हिली एरिया एरिया के अंदर रहते हो, आपके शहर के अंदर या फिर आपके घर और ऑफ़िस के रास्ते के बीच में थोड़ा चढ़ान वगैरह है, तो आप हिली एरिया के अंदर आप बढ़िया रेंज नहीं निकाल पाओगे, और आप नॉर्मल मोड भी आपको नॉर्मल लगेगा नहीं, आपको लगेगा नहीं यार छोड़ा मैं स्पोर्ट में चला लेता हूँ, क्योंकि नॉर्मल मोड का थ्रोटल कैलिब्रेशन मेरे को और ज़्यादा बेकार लगा। बेकार सारे मोड का, पर नॉर्मल मोड तो आपको गिरा सकता है, ऐसा नॉर्मल है। और बाकी हिली एरिया से मेरे को याद आया कि इसके अंदर रीजन है, वो मैंने मतलब इसके अंदर 70% से नीचे आने के बाद में आप रीजन वो यूज़ कर सकते हो। जयपुर जैसे शहर के अंदर जहाँ पे मोस्टली फ्लैट सर्फेसेज है, अनटिल अनलेस आप किसी हाईवे उसमें फ्लाईओवर पे जा रहे हो, ये सब जा रहे हो, तब आपको रीजन यूज़ करने का मौका अच्छे से मिल सकता है। या फिर आप आराम से चल रहे हो, 70-80 पे चलते हो, अब खाली रोड के ऊपर सामने आपको लाइट वगैरह दिखती है, वो जो अपनी रेड लाइट वगैरह, वहाँ पे आप रीजन का यूज़ करके आराम से गाड़ी रोक सकते हो। और रीजन का जो मैं बता रहा था कि लेवल जो है ना, हालांकि इसके अंदर आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो अपने हिसाब से, बट वो ऐसा है कि ना ज़्यादा कम है, ऐसा भी नहीं है कि आप रीजन यूज़ कर रहे हो और आपको लग रहा नहीं यार ब्रेक तो यूज़ करने ही पड़ेंगे। इतना कम भी नहीं है और इतना ज़्यादा भी नहीं है कि मतलब आपने रीजन यूज़ किया और भर्र करके गाड़ी एकदम ही धीरे हो गई, ऐसा नहीं है। वो एकदम मॉडरेट लेवल पे काम करता है, एकदम इनफ है। आप चलाओगे, आपने थ्रोटल अपना रिवर्स किया और रीजन रीजन अपना यूज़ होने लग जाएगा, और आपकी एनर्जी है वो थोड़ी बहुत आपकी स्टोर वहाँ पे होती रहेगी। तो रीजन का लेवल हालाँकि इन्होंने एडजस्टेबल नहीं दिया, अपने हिसाब से नहीं कर सकते, बट जितना उन्होंने दे रखा है ना वो इनफ है। आपको नहीं लगेगा कि मैं इसको एडजस्ट कर लेता तो और ज़्यादा अच्छा होता, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप घाट सेक्शन में ज़्यादा रहते हो, आपके शहर के अंदर थोड़ा ढलान वगैरह ये सब होता है, तो आप रीजन का अच्छा यूज़ करके रेंज है वो थोड़ा बहुत आप इम्प्रूव कर सकते हो। 5-10 किलोमीटर तो कर ही सकते हो मेरे हिसाब से, ओवरऑल जो फुल रेंज के अंदर मैं बता रहा हूँ। तो आप वहाँ पे उसका थोड़ा बहुत फ़ायदा है वो ले सकते हो। तो ये कुछ बढ़िया सी चीज़ें हो गई है, और मतलब ये मैंने आपको बताया ना कि मैं अलग से वॉइस ओवर करके बता रहा हूँ। मतलब मैंने माइक लगा रखा था, स्कूटर चला रहा है, तो वहाँ पे मैं काफ़ी लाइव चीज़ें आपको बता पाता। अब मैं काफ़ी दिन बाद ये वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें मैं भूल भी गया, और जो एक लाइव जो चीज़ होती है वो लाइव ही होती है। तो ये चीज़ें थी, और काफ़ी ज़्यादा मैंने अच्छा चलाया। जो आज मैं शूट कर रहा था उससे 1 दिन पहले भी मैंने थोड़ा-सा चलाया था, और जिस दिन मैं शूट कर रहा था तब भी मैंने सिटी के अंदर काफ़ी बढ़िया चलाया, और काफ़ी अच्छी मेरे को रेंज भी मिली। माइंड यू मैंने मोस्टली नॉर्मल के अंदर और हाइपर के अंदर ही चलाया, तो इस कारण भी मेरे को काफ़ी अच्छी रेंज मिली। मतलब मैं लगभग कोई 41% 30-35% मेरी बैटरी ख़त्म हुई थी, और काफ़ी मतलब टेस्टिंग जो पर्पज़ रहता है ना उस हिसाब से मैंने चलाया था कि ठीक है, ब्रेकिंग भी कर रहा था अच्छे से मैं यूज़ भी कर रहा था हाइपर मोड को। यूजुअली जो आप नॉर्मल डेली यूज़ में चलते हो, तो जैसे मैं अभी स्कूटर चला रहा हूँ उस हिसाब से आप नहीं चलते हो, आप काफ़ी आराम से चलते हो, ये सब चलते हो। तो मेरा टेस्टिंग के टाइम पे थोड़ा अलग सिस्टम रहता है किसी बाइक गाड़ी को चलाने का, और यूजुअली जब मैं भी चलाता हूँ ऑब्वियसली मैं आराम से चलाता हूँ। तो ये सारा सीन है, आप एथर के कंपैरिजन में आप एक बार इसको कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि वो रेंज वाला मामला, और थोड़ा अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप राइडर के तौर पे आप ऑब्वियसली ओला को ही यहाँ पे प्रेफर करने वाले हो, परफॉर्मेंस के मामले में भी आप ओला को ही प्रेफर करने वाले हो एथर के कंपैरिजन में। तो ये सारी चीज़ें हैं, और डायरेक्ट जैसे कंपटीशन तो अभी मेरे सामने होता तो ऑब्वियसली मैं कर पाता, बट परफॉर्मेंस वाइज और राइडर के कंफर्ट के हिसाब से मेरे को ये ओला है वो ज़्यादा बेटर लगा है एथर के कंपैरिजन में। तो भैया अब ये सारी चीज़ें हो गई है, काफ़ी लंबा मैंने बोल दिया है, और काफ़ी लंबा ये वीडियो बन जाता अगर मेरा माइक वगैरह ठीक से काम करता, आपको लाइव इनपुट मैं दे पाता, बट ये अलग से वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो कुछ चीज़ें दिमाग से छूट जाती है। तो और कुछ आपके अगर सवाल है तो मुझको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मैं उसका जवाब देने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। और अगर कुछ चीज़ें छूट गई है तो आप वो भी पूछ सकते हो। आपके क्या फीडबैक है, अगर आप ओला एथर या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर यूज़ करते हो तो आपको क्या
चीज़ें ऐसी आपको लगी है जो मैं बताना भूल गया हूँ, आपके क्या फ़ीडबैक है वो भी आप यहाँ पे बेशक बता सकते हो। अगर आप जयपुर के आस-पास हो और आपको लगता है कि आपके पास में कोई ऐसा स्कूटर, गाड़ी है जो मैं चला सकता हूँ, कोई भी हो सकता है, कुछ भी गाड़ी स्कूटर हो सकता है या फिर बाइक हो सकती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो या फिर इंस्टाग्राम के अंदर आप मुझको वहाँ पे मैसेज वो कर सकते हो। तो अपन वीडियो बनाने की बिल्कुल यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो यही सब था इस वीडियो के अंदर और आप इस चैनल को आगे के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे भी और ज़्यादा बेटर कंटेंट है वो आपके लिए मैं बनाता रहूँ। और बाकी आप हमेशा हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए और रात को लो बीम में ज़रूर चलिए। धन्यवाद।